हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कुछ कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे क्लासेस के और ऑब्जेक्ट्स के। और इस वीडियो में हम उसमें थोड़ा और डीप में जाएंगे और देखेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हम कैसे कोड में क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ पैराडाइम्स होते हैं, कुछ पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एट्सेट्रा। तो उसमें से कुछ चीज़ें हम देखेंगे एक्चुअली वो कैसे काम करती हैं और क्या होती है। तो हम क्या करेंगे कि एक क्लास बनाएंगे। एक रेक्टेंगल, सपोज रेक्टेंगल जो है उसकी हम क्लास अगर बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए होगा। रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल के पास एक लेंथ होता है, रेक्टेंगल के पास विड्थ होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये लेंथ और विड्थ जो है ये प्रॉपर्टीज़ बन जाएगा रेक्टेंगल की, यानी कि उसका एट्रीब्यूट्स। और रेक्टेंगल से हम क्या एक्शन ले सकते हैं इस क्लास से, तो हम इसमें एक मेथड बना सकते हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं कैलकुलेट एरिया। अब ये मेथड जो होगा ये एरिया कैलकुलेट करेगा। और हमको पता है रेक्टेंगल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में हम एक नई क्लास बना सकते हैं जो कि होगी स्क्वायर। और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, स्क्वायर में लेंथ और विड्थ दोनों सेम होती है, तो इसमें हमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी जो है विड्थ। एंड इसका भी हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक सिमिलर मेथड या ऑलमोस्ट सेम मेथड से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एरिया, इसमें एरिया होता है विड्थ का स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि ये दोनों क्लासेस हम कैसे बना सकते हैं और इनके ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक जावा की फाइल बना के। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये वीडियो जो है वो जावा के बारे में नहीं है, जावा के बारे में कि जावा क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा में क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में। तो फिर हम जावा को डिटेल में स्टडी करेंगे और जावा को स्टार्टिंग से स्टडी करेंगे, जिसमें कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, सब कुछ धीरे धीरे उन वीडियोस में कवर होगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, उनमें क्या फीचर्स होते हैं, वो कैसे हम न्यू कीवर्ड यूज़ करके एक नए ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं कि हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, रेक्टेंगल क्लास और स्क्वायर क्लास और उनके ऑब्जेक्ट्स। सो प्रोग्रामिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड। आई थिंक क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में शायद ब्लू जे सिखाया जाता है। ब्लू जे भी एक आईडी है, विजुअल स्टूडियो कोड भी एक आईडी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आईडी यूज़ करना चाहते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ ये विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना। और अगर आप चाहते हैं कि ब्लू जे में आप कोडिंग करें और आपका स्कूल का रिक्वायरमेंट है ब्लू जे में कोडिंग करना, तो आई थिंक बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जहाँ पे आप ब्लू जे में कोडिंग कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सिखाया भी गया है कि ब्लू जे में कैसे कोडिंग करना है। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो में कैसे हम ये क्लासेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक फोल्डर ओपन किया मैंने इसमें, और इसमें मैंने एक बनाऊंगा एक न्यू क्लास फाइल जिसको कि मैं नाम दे सकता हूँ मेरी मेन एप्लीकेशन, जो मेरी मेन एप्लीकेशन रन करेगी। सो मेन एप्लीकेशन डॉट जावा। अब इसमें मैं एक क्लास बना लूँगा
पब्लिक क्लास मेन एप्लीकेशन। तो जावा में एक रूल है कि आपकी जो जावा फाइल नेम है और उस फाइल नेम में जो क्लास आप बनाते हैं तो वो दोनों का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम। पब्लिक एक जो कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जावा में, इसका हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्लासेस कैसे बनती हैं इसमें, तो मैं धीरे धीरे आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता रहूँगा। पब्लिक एक कीवर्ड है जिससे कि हमारी जो ये क्लास है ये पब्लिकली एक्सेसिबल होगी, तो कोई भी थर्ड पार्टी प्रोग्राम या कोई इसके बाहर की क्लास उसको एक्सेस कर पाएगी। इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, जो कि कुछ एक आर्ग्यूमेंट एरे लेगा, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एरे। ये फंक्शन बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जावा में जब हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो हमारी क्लास में वो देखेगा कि कोई मेन फंक्शन है कि नहीं जिसको कॉल किया जाए। सो जब जावा कोड एग्जीक्यूट होता है तो वो एक मेन फंक्शन ढूंढता है जो कि स्टैटिक हो जिसको कॉल किया जा सके। अभी आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, पब्लिक क्या है। अभी अभी जस्ट आप ये देखो कि हम क्लासेस कैसे बना सकते हैं। जावा लैंग्वेज के बारे में, फुल फीचर्स के बारे में और सिंटैक्स के बारे में मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे कि क्या है। सो ये वीडियो जावा लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं है, ये वीडियो जस्ट ये समझने के लिए है कि क्लासेस कैसे डिक्लेयर करते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये फंक्शन हमारा रेडी हो गया। अभी हम सपोज़ चेक करना है हमको कि ये हमारा फाइल रन कर पाएगी कि नहीं। इसके लिए हम एक सैम्पल कुछ भी आउटपुट कर सकते हैं। तो आउटपुट स्ट्रीम होती है system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये एक फंक्शन होता है आउटपुट करने के लिए। तो इसमें हम डबल कोट्स में कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं, से हेलो वर्ल्ड हमने टाइप कर दिया इसमें। तो अब ये प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ये मेन फंक्शन को ढूंढेगा, मेन फंक्शन मिलेगा इसको, इस फंक्शन को कॉल करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, और ये जो आर्ग्यूमेंट्स जो है इसमें जो पास कर रहा है ये वो ऑटोमेटिकली करेगा। वो आर्ग्यूमेंट्स हमारा कंसोल पैनल से आएगा, मैं आगे बताऊंगा डिटेल में अगले वीडियोस में। इसमें हम सिर्फ क्लासेस पे डिस्कस करेंगे। तो ये जस्ट मैंने एक लाइन लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। सो हमें चेक करना है कि अब क्या ये हम रन कर पाएंगे, ये फंक्शन रन करेगा। तो हम एक टर्मिनल खोलते हैं। टर्मिनल आप देखो ये यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसको कंपाइल करना पड़ेगा जावा। तो उसका एक ये कीवर्ड है जावा सी, सो इसका मतलब है जावा कंपाइल। हम यहाँ पे लिखेंगे मेन एप्लीकेशन डॉट जावा। तो इसने कंपाइल करके यहाँ पे एक मेन एप्लीकेशन डॉट क्लास बना दी है। अगर कुछ कंपाइलेशन में इशू आता तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल जाता इसी कंसोल में। इसको हम बोलते हैं कंसोल विंडो और ऑल्सो द टर्मिनल विंडो। तो जितने भी कंसोल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं वो हम सारे यहाँ रन कर सकते हैं। और आई थिंक आपके कोर्स में मेनली कंसोल बेस्ड ही ये प्रोग्राम्स होंगे, तो ज़्यादातर हमारा टाइम कंसोल प्रोग्राम्स में ही बीतेगा। अब यहाँ पे ये क्लास बन गई है, तो जावा पहले कंपाइल करता है, उसके बाद फिर हम वो कंपाइल्ड क्लास को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सिर्फ टाइप करना पड़ता है नेम ऑफ द क्लास। तो क्लास है मेन एप्लीकेशन डॉट क्लास, तो हमें सिर्फ मेन एप्लीकेशन टाइप करना होगा जावा कीवर्ड के साथ, और हम इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। सो अगर सपोज हम इसको चेंज कर दें टुडे, अब हम फिर से अगर इस क्लास को रन करें तो ये चेंज टेक्स्ट नहीं आ रहा है, हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है। मतलब कि जो क्लास बन चुकी है कंपाइल होने के बाद, आपका कोड चेंज करने पे वो क्लास चेंज नहीं होगी, हमें फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। तो हम फिर से कंपाइल करते हैं। तो अब ये क्लास जो है ये ओवरराइट हो गई, नई क्लास बन गई है। अब हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
हेलो वर्ल्ड टुडे इसने लिख दिया है। इसका मतलब हमारा ये मेन फंक्शन काम कर रहा है, ये मेन एप्लीकेशन काम कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमको बनाना था रेक्टेंगल क्लास, तो हम उसके लिए एक नई फाइल बनाते हैं जिसको नाम देते हैं rectangle.java। तो इसने हमारे लिए ऑलरेडी क्लास की डेफिनेशन लिख दी है, पब्लिक क्लास रेक्टेंगल। तो कोई भी क्लास बनाने के लिए हमें ये क्लास कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। जैसे ही हम क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर समझता है कि हाँ, ये जो जावा प्रोग्राम समझता है कि हाँ अब यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर होने वाली है। फिर जो हम वर्ड टाइप करते हैं ये हमारी कस्टम क्लास का जो है वो नेम हो जाता है। तो हमारे क्लास का नाम है रेक्टेंगल। और पब्लिक जो है ये एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड्स हैं, इसको हम आगे भी देखेंगे। इसका मतलब कि ये हमारी क्लास जो है पब्लिकली एक्सेसिबल है, मतलब और भी दूसरी क्लासेस होंगी वो इसको एक्सेस कर पाएंगी। तो अब हमें चाहिए हमारा प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स। तो रेक्टेंगल में प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेंथ और एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ। तो हम ये दो प्रॉपर्टी देते हैं रेक्टेंगल को। एंड अब हमें कैलकुलेट एरिया, एक हमने मेथड देखा था कि जो हमें एरिया कैलकुलेट करके देगा। तो अब वो मेथड हम डिक्लेयर करते हैं, से पब्लिक इंट कैलकुलेट एरिया। अब ये मेथड क्या करेगा कि जैसे हमने फॉर्मूला में देखा था रेक्टेंगल के एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, वही करना है हमें। तो हम सब यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर करेंगे एरिया, जिसको हम इक्वल करेंगे दिस डॉट लेंथ इनटू दिस डॉट विड्थ। और फिर हम एक रिटर्न कीवर्ड टाइप करेंगे और ये एरिया रिटर्न कर देंगे। अब इस पूरे कोड ब्लॉक को हम समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एक क्लास हम बनाते हैं जिसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें मेथड्स होते हैं या बिहेवियर्स होते हैं, फंक्शंस जिनको बोल सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनको हम बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स, इनको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़, इनको हम ये भी बोल सकते हैं मेंबर वेरिएबल्स। ये सारी चीज़ें इनको हम बोल सकते हैं। तो मेंबर वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स। और आप देखोगे मैंने ये डबल फॉरवर्ड स्लैश किया हुआ है। तो डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद जावा में आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो एक कमेंट बन जाएगा, और वो जो कमेंट बन जाएगा तो वो जो कंपाइलर है वो उसको इग्नोर कर देगा। कमेंट सिर्फ ह्यूमंस के लिए होता है, ताकि कोई भी दूसरा इंसान अगर आपका कोड रीड करता है तो उसको समझ में आना चाहिए कि आपने ये कोड क्यों लिखा है, उसके लिए थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो उसके लिए हम कमेंट्स लिख देते हैं। तो अब इस कैलकुलेट एरिया को देखते हैं। इसमें भी हमने पब्लिक मॉडिफायर किया हुआ है, मतलब ये कैलकुलेट एरिया मेथड हम किसी और क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंट का मतलब जो है कि एक ये जो मेथड जो है रिटर्न करेगा वो वैल्यू, वो इंट वैल्यू होगी। इंट मतलब इंटीजर। सो इंटीजर वैल्यूज़ होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एरिया। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया? जैसे हमने क्लास डिक्लेयर किया था, क्लास रेक्टेंगल, वैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एरिया। और डिक्लेरेशन के साथ साथ इसको हमने असाइनमेंट भी दे दिया। इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जो भी आप के राइट साइड में है असाइनमेंट ऑपरेटर के, वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में चला जाएगा अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई उसके बाद। तो अगर हम यहाँ पे अगर डायरेक्टली लिख देते हैं इंट एरिया इज इक्वल टू 500, तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो हमारा एरिया होता इसकी वैल्यू 500 हो जाती। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसके मैथ्स के इक्वल टू से रिलेशन मत बनाइए, ये मैथ्स का इक्वल टू नहीं है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है प्रोग्रामिंग में। तो हमने इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके इसको क्या असाइन की वैल्यू, दिस डॉट लेंथ इंटू दिस डॉट विड्थ। अब लेंथ और विड्थ तो हमको पता है कि
इसकी प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन दिस क्या है? तो दिस जो है वो एक कीवर्ड है, जैसे कि बाकी पब्लिक, क्लास, ये सारे कीवर्ड्स हैं, तो दिस भी एक कीवर्ड्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। दिस कीवर्ड यूज़ करके हम किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी मेथड हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर सपोज़ हमारे पास एक मेथड है XYZ, तो हम इसमें दिस डॉट कैलकुलेट एरिया भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप देख रहे होगा ये एरर दिखा रहा है हमको कि रिटर्न टाइप इज़ मिसिंग। तो जब कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है वैल्यू, तो हम उसको बोल देते हैं कि दिस फंक्शन इज़ वॉइड, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, मींस रिटर्न टाइप इज़ एम्प्टी। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप आप देखो इंट है, इसका मतलब ये कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन से। रिटर्न करेगा का क्या मतलब है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन की सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी और लास्ट में उसको एक रिटर्न कीवर्ड मिलना चाहिए जिसके आगे एक वेरिएबल या कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो वो वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा फंक्शन कॉल होने के बाद। तो इस पूरे फंक्शन को कॉल करके जो हमें आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट हम यहाँ से फंक्शन के थ्रू रिटर्न कर देंगे, और वो आउटपुट किसको मिलेगा? उसको मिलेगा जिसने ये फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये दिस क्या है। दिस से हमें कोई भी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस हो जाएगी, लेंथ एक्सेस हो जाएगी, विड्थ एक्सेस हो जाएगी। दिस से हमें कोई फंक्शन भी एक्सेसिबल हो जाएगा इस क्लास के अंदर। लेकिन इस क्लास के बाहर दिस की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर हम इस क्लास के बाहर दिस यूज़ करेंगे तो ये हमें एरर आउटपुट देगा। तो दिस कीवर्ड जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करने के लिए, उसके मेथड्स एक्सेस करने के लिए ये कीवर्ड होता है। तो हमने एक क्लास बना ली रेक्टेंगल और हमने उसको फंक्शन भी दे दिया एक एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हम इसके ऑब्जेक्ट्स कैसे बना के हम कैसे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे अपना इस मेन फंक्शन में, इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल से रेक्ट ए इज इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, या ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल, कस्टम वेरिएबल, जो कि ऑफ द टाइप रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल तो एक क्लास थी। तो जैसे आपने देखा कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया कि विड्थ इज़ ऑफ द टाइप इंट, तो जो हमारी कस्टम क्लासेस होती हैं वो भी एक टाइप होता है। तो वो एक तरह का कॉम्पोजिट टाइप हो जाता है, मतलब या डिराइव टाइप। तो जैसे इंट है, ये एक सिंगल इंटीजर वेरिएबल है, ये एक सिंगल इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा। तो डिराइव टाइप में क्या होगा, जैसे हमारा क्लास एक डिराइव टाइप है तो इसमें हमें मल्टीपल वेरिएबल्स मिल जाएंगे, मल्टीपल मेंबर वेरिएबल्स, मल्टीपल मेथड्स मिल जाएंगे कुछ भी एक्शन लेने के लिए। तो ये पूरा हमारा एक कॉम्पोजिट टाइप हो जाएगा। तो जैसे हम इंट विड्थ करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही हम रेक्टेंगल रेक्ट ए करके एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ये हमारा रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है रेक्ट ए। अब इसको हमने दिया, असाइन किया न्यू रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या है कि न्यू एक नया कीवर्ड है। न्यू कीवर्ड तब यूज़ होता है जब हम कोई भी अपनी क्लास से एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो जैसे पहले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया कि एक ब्लूप्रिंट से हम घर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर में न्यू कीवर्ड यूज़ करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्लास से। तो यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा रेक्ट ए हो गया। तो अब अगर क्या हम रेक्ट ए का कैलकुलेट एरिया कॉल करेंगे तो क्या होगा? अभी तो रेक्टेंगल में ना हमें लेंथ पता है, ना विड्थ पता है, ना हमने कुछ भी दिया है इसमें, लेकिन हमने डायरेक्टली ये कैलकुलेट एरिया कॉल कर दिया। तो अब देखते हैं ये प्रोग्राम एरिया कैलकुलेट करता है, और क्या एरिया कैलकुलेट करता है। तो उसके लिए सपोज़ हम यहाँ पे दे देते हैं कि इंट एरिया
इज इक्वल्स टू रेक्ट ए डॉट कैलकुलेट एरिया, एंड वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड वी कैन राइट द एरिया इज प्लस एरिया। सो इससे अब ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, ये जैसे हमने पहले देखा हेलो वर्ल्ड टुडे में, ये कुछ भी टेक्स्ट होता है यहाँ पे वो आउटपुट कर देगा। लेकिन यहाँ पे द एरिया इज़ तो आउटपुट करेगा, लेकिन ये प्लस साइन करके एरिया के साथ हमने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया है। तो प्लस ऑपरेटर होता है लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में। ये ऑपरेटर जो है, अगर हम इसको न्यूमेरिकली यूज़ करते हैं जैसे 2 + 3, तो ये हमारी वैल्यूज़ ऐड करेगा, 2 + 3 को 5 कर देगा। लेकिन अगर हम इसको एक स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग प्लस सम इंटीजर, तब ये स्ट्रिंग के साथ तो नंबर ऐड कर नहीं सकता, तो ये स्ट्रिंग के साथ नंबर को कॉन्कैटिनेट कर देगा। तो इसका आउटपुट अगर कुछ इस तरह से आएगा, द एरिया इज़, और यहाँ पे इसके बाद जो भी एरिया की वैल्यू होगी से 500, तो इस तरीके का आउटपुट हमें मिलेगा, द एरिया इज़ 500। तो कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग को जोड़ देना। तो इसके लिए वो इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और उस स्ट्रिंग को जोड़ देगा इसमें, इन दोनों को। तो अब देखते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम रन करता है और क्या एरर देता है या क्या आउटपुट देता है। तो एक बार फिर से मेन एप्लीकेशन को हम सेव कर दें, एक बार मेन एप्लीकेशन डॉट जावा कंपाइल, एंड इट गॉट कंपाइल्ड। एंड आपने ये भी देखा होगा कि साथ में रेक्टेंगल की क्लास भी कंपाइल हो गई, बिकॉज यहाँ पे हमने रेक्टेंगल कॉल किया था, एक न्यू रेक्टेंगल करके, तो कंपाइलर ने रेक्टेंगल की क्लास भी बना दी यहाँ पे कंपाइल करके। ठीक है, अब हम इसको एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि ये द एरिया इज़ एरिया जो हमने दिया था इसको क्या प्रिंट करता है ये। तो इसने प्रिंट कर दिया, लेकिन क्या प्रिंट किया? द आंसर इज 0। अब ये 0 कैसे आ गया? हमने तो कोई लेंथ नहीं दी, कोई विड्थ नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। तो जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया और हमने ऑब्जेक्ट में उसको कोई भी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड नहीं करी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा क्या करेगा कि ये जितने भी ये वेरिएबल्स हैं, सो इंटीजर टाइप, जैसे इनबिल्ट वेरिएबल्स बोलते हैं इनको, इनबिल्ट डेटा टाइप। तो ये जितने भी इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं, इनकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर इनकी कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी तो लैंग्वेज इनकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखती है। तो इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखती है वो 0 0। सो कोई भी इंटीजर हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, लेकिन उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी हमने, तो बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यू 0 होगी। तो कैलकुलेट एरिया जब कॉल होगा तो दिस डॉट लेंथ 0 होगी, दिस डॉट विड्थ 0 होगी, तो इसका एरिया भी 0 होगा। तो कंप्यूटर ने हमें ये 0 एरिया यहाँ पे दिखा दिया। सो यहाँ पे हमने देखा कि एरिया जो है वो 0 आ रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होते हैं और हमने कोई भी लेंथ और विड्थ की वैल्यू दी नहीं यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट टास्क हमारा यही है कि हम लेंथ एंड विड्थ की वैल्यू प्रोवाइड करें ताकि हमारा एरिया कैलकुलेट हो सके। तो मेन एप्लीकेशन में जाते हैं, हमारे पास ये रेक्टेंगल है रेक्ट ए डॉट लेंथ से हम इसकी लेंथ प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल वी गिव लेंथ ऑफ रेक्ट ए एज 100 एंड रेक्ट ए डॉट विड्थ एज 200। तो अब रेक्ट ए के पास लेंथ प्रॉपर्टी है, विड्थ प्रॉपर्टी है, और कैलकुलेट एरिया का मेथड कॉल किया है। तो नाउ इट शुड कैलकुलेट द करेक्ट एरिया अकॉर्डिंग टू द लेंथ एंड विड्थ। लेट्स सी। सो अगेन वी हैव टू कंपाइल। नो एरर्स। या सो एरिया कितना है? एरिया इज 20,000, 200 इंटू 100। सो यहाँ पे ये एरिया आ गया। लेट्स नाउ सपोज हम एक और रेक्टेंगल लेते हैं।
यहाँ पे से rectangle rect b is equals to new rectangle, rect b dot length is equals to say 150, rect b dot width is equals to say 100, and int area b is equals to rect b dot calculate area, and again we'll print the area is area b, राइट। सो अब हमने क्या किया कि एक हमने रेक्ट ए पहले ही डिफाइन किया था ऑफ द टाइप रेक्टेंगल, अब हमने एक रेक्ट बी दूसरा डिफाइन कर दिया ऑफ द टाइप रेक्टेंगल और उसका भी लेंथ एंड विड्थ दे दिया। तो अब देखते हैं कि ये दोनों का एरिया कैलकुलेट करेगा कि नहीं। सो वंस अगेन कंपाइल एंड प्रिंट। सो इसने क्या किया, पहले इसने ये रेक्टेंगल ए लिया, इसका लेंथ एंड विड्थ सेट किया, उसके बाद एरिया कैलकुलेट किया, एरिया प्रिंट किया, दैट इज़ 100 इंटू 200 टू 20,000। फिर दूसरा रेक्ट बी बनाया ऑब्जेक्ट, उसका लेंथ एंड विड्थ सेट किया, उसका जो है एरिया कैलकुलेट किया एंड उसका प्रिंट किया 150,000। सो we can see that this program is working for multiple objects based on the same rectangle class। तो जैसे थियोरी में ये भी बोला गया है कि क्लास जो है वो एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री होती है। तो हमने देखा कि सेम क्लास रेक्टेंगल का यूज़ करके हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, दोनों के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रखे, दोनों का बिहेवियर सिमिलर था पर डिफरेंट भी हो सकता था, दोनों का एरिया निकाला हमने, दोनों का एरिया डिफरेंट आया बिकॉज दोनों के एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी। तो एक ही क्लास से जो एक कंस्ट्रक्ट है क्लास का, एक स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर पे अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, ये एक क्लास ऑब्जेक्ट फैक्ट्री की तरह भी काम कर सकता है। तो इसको हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं इस क्लास में। बट अब इसमें एक इशू है। इशू क्या है कि प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जो हमारा रेक्ट ए ऑब्जेक्ट है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये हम सेट कर रहे हैं बाहर से मतलब एक दूसरी क्लास से, मेन एप्लीकेशन क्लास से। सो इस ऑब्जेक्ट की जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम बाहर से सेट कर रहे हैं। तो ये इससे क्या होता है कि कोड में जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अगर दूसरी क्लासेस किसी एक ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज करती हैं तो इसमें एरर्स जनरेट हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रिंसिपल ये अलाउ नहीं करता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल का एक पिलर है एनकैप्सुलेशन ऑफ डेटा। सो एनकैप्सुलेशन बोलता है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं एक जैसे क्लास की, तो वो प्रॉपर्टीज़ कोई भी दूसरी क्लास उसको बाहर से एक्सेस ना कर सके, उस प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ उस क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सके, मॉडिफाई किया जा सके। ये एक प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो यहाँ पे हमने उसको फॉलो नहीं किया है हमने। लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जावा एज अ लैंग्वेज हमें अलाउ करती है किसी भी तरह के प्रोग्राम लिखने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल एक जो अप्रोच है प्रोग्रामिंग का, वो हमें ये दिखाता है कि हम प्रोग्राम्स को ऐसे लिखें कि वो थोड़े वेल स्ट्रक्चर्ड हों और उसमें इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्लीन हो, नीट हो, ताकि कुछ भी अगर एरर होता है, इश्यूज आते हैं, तो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कहाँ पे इशू आ रहा है। अब इस केस में कौन सी क्लास ने किस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कहाँ पे चेंज कर दी, ये अगर उससे कुछ एरर्स जनरेट होगा तो वो और कई जगह जनरेट हो जाएगा वो एरर। तो वो एरर ट्रेस करना, उसको रेक्टिफाई करना मल्टीपल प्लेसेस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। इसके लिए हमें हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स फॉलो करके ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। तो
अभी हमने ये स्क्वायर क्लास बनाई नहीं है, सिर्फ हमने रेक्टेंगल क्लास बना के दो ऑब्जेक्ट्स बना के एरिया कैलकुलेट करके देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम एक स्क्वायर क्लास बनाएंगे, स्क्वायर क्लास के बना के फिर हम देखेंगे कि दो दो जो पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल के, पहला हम देखेंगे कि एनकैप्सुलेशन। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हम बाहर से एक्सेस कर रहे हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़, उसको हम एनकैप्सुलेशन में कैसे लाएंगे और कैसे हम उसको बाहर से एक्सेस बंद करेंगे, फिर भी हम उसको ये लेंथ एंड विड्थ प्रोवाइड करेंगे बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स, ये देखेंगे। फिर हम एक स्क्वायर क्लास बनाएंगे और हम उसमें इनहेरिटेंस देखेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल से इनहेरिट करके हम एक स्क्वायर क्लास बना सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर इज़ अ स्पेशल केस ऑफ अ रेक्टेंगल, जहाँ पे उसकी सिर्फ विड्थ होती है और जो विड्थ होती है वो लेंथ के बराबर होती है। अगर हम रेक्टेंगल माने एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और जिसकी विड्थ बराबर है, तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। एंड अगले वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। और कोई भी अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने छोड़ दिया टॉपिक या कुछ मैंने नहीं डिस्कस किया, तो आप वो भी बता सकते हैं मुझे, तो मैं आगे के वीडियोस में उसको भी कवर कर लूँगा। ये एक जावा का वीडियो नहीं था जावा के बारे में वीडियोस बनेंगे आगे डिटेल में, कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, उसके ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, फंक्शंस, मेथड्स, उन सब के ऊपर सेपरेट वीडियो बनेगा। ये सिर्फ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझाने के लिए बनाया था। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।